हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए एग्ज़ाम हमारा जो प्रीलिम्स का है वो काफ़ी अब नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ना एक कन्फ्यूज़न है कि सर हम तो मॉक्स दे रहे हैं, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं स्कोर जो है कभी 80 मार्क्स, 75 मार्क्स, 90 इस रेंज में कहीं न कहीं जा रहा है। तो थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं हम प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अब ऐसे टाइम्स में ना अक्सर हमें एलिमिनेशन टेक्नीक के बारे में सुनते हैं कि एलिमिनेशन टेक्नीक से हमारे मार्क्स 5 नंबर, 10 नंबर ऐसे बढ़ सकते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड कई बार हमें ये भी सुनने को मिलता है कि सर अब तो एलिमिनेशन टेक्नीक काम ही नहीं करती, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑप्शंस को आप देखिए, ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट। ऐसे में तो हम कहाँ पर एलिमिनेशन टेक्नीक लगा पाएँगे? लगा ही नहीं पाएँगे। तो कई बार ये दिमाग में आता है कि शायद एलिमिनेशन टेक्नीक अब खत्म हो गई है। बट देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप एलिमिनेशन टेक्नीक नहीं लगा सकते। पर चलो 100 में से 5 क्वेश्चंस ऐसे हो जाएँगे, ठीक है ना? बट 100 में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी तो होंगे, जहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्नीक अभी भी लगा पाओगे, ठीक है ना? तो आज के सेशन में ना हम थोड़ा यही सीखने की कोशिश करेंगे कि एलिमिनेशन टेक्नीक को आखिर लगाते कैसे हैं? कई बार ऐसे कुछ सिचुएशन में नहीं लगती है, बट इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर एलिमिनेशन टेक्नीक आपको अपने आंसर के नज़दीक लेकर जाने के अंदर आपकी हेल्प करेगी, राइट? और कहीं न कहीं जो आप कहीं 75 मार्क्स, 70 मार्क्स ऐसे ला रहे हो, तो वहाँ से आप 10 नंबर, 15 नंबर कहीं न कहीं आप और ग्रो कर सकते हो। मैं फिर से रिआइटरेट कर दूँ, देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी नॉलेज ही होती है। ये जो एलिमिनेशन टेक्निक्स होती है, थोड़ा आपको कुछ एडिशनल मार्क्स लाने के अंदर आपकी हेल्प कर देती है, बस इतना ही उनका काम होता है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू आप पूरा एग्ज़ाम कर सकते हो, नहीं। आपको हेल्प कर सकती है, जस्ट आपकी कट ऑफ के पास में अगर आप हो ना, उस कट ऑफ को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। गेटिंग द पॉइंट? तो यही आज के लेक्चर में हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम लोग तो 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है इंस्टेंट स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर क्या है, देखो मान लीजिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं न कहीं 2024 के कोर्स में एनरोल होना चाहते हो। अब उसके अंदर आप सभी जानते हो जो हमारा सीटीआर मॉडल है, क्लास टेस्ट रिवीजन मॉडल, ये बहुत ही हेल्पफुल है। जितने स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा देखा है कि कैसे ना यूपीएससी की चेंजिंग डिमांड के हिसाब से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने इंस्टेंटेनियस टेस्ट को शेड्यूल करवा सकते हो और उसको ऑफलाइन अटेम्प्ट करवा सकते हो। और जैसे ही आप कहीं न कहीं अपना अटेम्प्ट दोगे, उसके अच्छा स्कोर करोगे, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसके अंदर आप रजिस्टर कीजिए एंड कहीं न कहीं इस वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी को आप यूज़ कर सकते हो। राइट? चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एलिमिनेशन टेक्नीक को लगाना कैसे है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन को छोड़कर आ गए। क्यों छोड़कर आ गए? उन्होंने देखा एच.एन. सान्याल कमेटी। अब सोचा कि सर हमने तो कभी एच.एन. सान्याल कमेटी के बारे में सुना ही नहीं है। ये तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएँगे। पर यहीं हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ होगी? आप बाकी स्टेटमेंट से एक बार पढ़ो। जैसे आप चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिफाइन किया गया है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आपने नोटिस किया होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बार-बार न्यूज़ में आता है। हम लोग पढ़ते भी हैं, करंट अफेयर्स के अंदर भी मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कशन भी करी है, ठीक है ना? और अगर आपको इतना भी आपने बेसिक इसका समझा होता तो आपने नोटिस किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका मेंशन ज़रूर है, बट डिफाइन नहीं किया गया। हमारा कहीं न कहीं जो एक्ट है, जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया गया है, उसके अंदर इनकी डेफिनेशन बता रखी है कि सिविल क्या होता है और कंटेम्प्ट क्या होता है। तो इतना पता होता, आप स्टेटमेंट 3 को पक्का गलत कर देते। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है और इसके बेसिस के ऊपर आप नोटिस करो, आपने जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत करी, आपके 2 ऑप्शन तो कट गए। आपका आंसर अब सिर्फ ए और बी में से होगा। अब नोटिस करो यहाँ पर 1 एंड 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है। सिर्फ आपको चेक क्या करना है, फोर्थ स्टेटमेंट। तो अगर आपको पता भी नहीं है ना कि एच एन सान्याल कमेटी क्या थी या क्या नहीं थी, तब भी आपको रेलेवेंट ही नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स। यूपीएससी बस आपको चेक करना चाह रहा है कि आपको थर्ड और फोर्थ के बारे में पता है या नहीं पता। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ, फोर्थ के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कहोगे कि हाँ जी, फोर्थ ठीक है और थर्ड गलत है। बस 2 स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आपका आंसर मिल जाएगा कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हो सकता था आपको 1 और 2 का आइडिया नहीं होता, पर एलिमिनेशन टेक्नीक ने आपको आपके आंसर तक पहुँचा दिया। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस आप ऐसे आंसर कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब ये ना थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन है, टफ रेदर आई शुड से, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना कई बार हम ऐसी सिचुएशन देख के डर जाते हैं कि आरबीआई डॉलर सेल करेगा या नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ेंगे तो उसका आरबीआई के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ये क्वेश्चन कई बार मुश्किल हो जाते हैं स्टूडेंट्स को। पर देखो जब भी हम बात करते हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो पढ़ते ही हैं और इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है, वो भी हम जानते हैं कि कहीं न कहीं जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा,
तब बदले में क्या मिलेगा उसको, पैसा, एंड तब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। ये बात तो बिल्कुल बेसिक पढ़ते हो ना, हमारे जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं वहीं पर इसको पढ़ते हो। तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट 1 पढ़ी, आपको पता लग गया कि आरबीआई बाय नहीं करेगा, ये तो आरबीआई सेल करता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 को गलत करो। स्टेटमेंट 1 जैसे ही आपकी गलत हुई, यू हैव योर आंसर। गेटिंग द पॉइंट। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी टफ स्टेटमेंट से पता हो, इजी स्टेटमेंट पता थी कि गलत थी एंड आपका आंसर मिल गया। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन। दुनिया में ना देखो, सारी बुक्स को ही नहीं पढ़ सकता, पूरी नॉलेज किसी को भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। लिमिटेड नॉलेज के साथ आप अपना आंसर तक कैसे पहुंचते हो, यही डिटरमिन करेगा कि आप अपना मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे। अब ये स्टेटमेंट देख लो, ये भी 2022 में पूछा गया। यहाँ उसने क्या पूछा कि अफगानिस्तान के साथ किसका बॉर्डर टच होता है। अब जिन्होंने देखो करंट अफेयर्स फॉलो किए थे उनको तो बिल्कुल आंसर पता था, तो बिल्कुल नॉलेज के थ्रू इसको आंसर कर लेते। पर चलो मान लो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, या तजाकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। पर देखो अजरबैजान तो न्यूज में था ना, हमने देखा भी आर्मेनिया और अजरबैजान का डिस्प्यूट। थोड़ा सा भी आइडिया होता, आपको पता होता कि सर अजरबैजान तो दूर है अफगानिस्तान से काफी, ठीक है, तो बॉर्डर तो टच हो नहीं सकता। इतना ही आइडिया रखते तो स्टेटमेंट 1 आप गलत कर देते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज थी। बाकी आपको नहीं भी आइडिया था ना कि कोई नहीं, तजाकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है या किर्गिस्तान है, क्या है, तब भी आपका आंसर सामने सामने था। ये होती है पावर एलिमिनेशन की। अगर आपने ढंग से एलिमिनेट करना सीख लिया, आपके क्वेश्चंस पक्का ही पक्का ठीक होंगे, और जो आपके 10 नंबर कम आ रहे हैं ना कहीं कट ऑफ से, जिसको आपको क्लियर करने के चाहिए, वो डेफिनेटली आपके बढ़ जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लो। अब जैसे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ना यहाँ पर भी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है। अब चलो इसका सेकंड स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो आरबीआई को डायरेक्शंस दे पाए इन पब्लिक इंटरेस्ट। सर हमने तो पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी, पूरी लक्ष्मीकांत के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा, उसके अंदर तो सर कभी भी आरबीआई का जिक्र नहीं हुआ। तो कहने का पॉइंट क्या हुआ, कहने का पॉइंट ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तो ऐसा लिखा ही नहीं गया है कि नहीं, हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा ही नहीं कि आरबीआई को डायरेक्शंस दी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा। तो भैया सेकंड स्टेटमेंट आपको ना गलत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, एंड आपका आंसर अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 1 एंड 3। आपको देखोगे ना, अगर आपको नॉलेज है तो आप जानते होंगे आरबीआई एक्ट के अंतर्गत ऐसी चीजें लिखी गई हैं, पर संविधान के अंदर तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने लक्ष्मीकांत और कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है, तो हमें डेफिनेटली इस बारे में पता है। बाकी चीजें हो सकता है बीच में कंफ्यूजन हो गई हो कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है या फिर आरबीआई की पावर कहाँ से आती हैं, ठीक है ना, ये डाउट्स हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये तो हमें पक्का ही पक्का पता था। तो एलिमिनेशन से हमारा आंसर यहाँ भी निकल गया। 2019 का देख लो, जैसे यहाँ देखो आप नोटिस करो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोल सेक्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा नेशनलाइज किया गया। सर पता नहीं है, हो सकता है राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया हो सकता है ना, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है ऐसे, या फिर इस स्टेटमेंट के बारे में भी आइडिया ना हो। पर एक बार तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा क्या कह रहा है, इंडिया अभी तक कोल इंपोर्ट करता था पर अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कोल प्रोडक्शन के अंदर। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत होगी। आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर इतनी बार पढ़ते हो कि इंडिया के पास सिर्फ इतने दिन का कोयला बचा हुआ है, बिजली के कॉन्स्टेंटली कट लगते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आता रहता है ना कि इंडिया के पास 3 दिन का अब कोयला बच गया है, यहाँ से कोयला आ रहा है, इस कंट्री से हम इतना कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल की अगर अंडरस्टैंडिंग भी होती तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट गलत करोगे, आपका ऑप्शन डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा A1 ओनली। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगानी है वो भी सीखना पड़ेगा। काफी बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और सोचते हैं कि यार मुझे तो कोल सेक्टर के बारे में आइडिया ही नहीं है, मुझे नहीं पता किसने नेशनलाइज किया, और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यहीं पर आपने ना अपॉर्चुनिटी खो दी +2 मार्क्स गेन करने की। क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये देख लो यूपीएससी 2019 का। अब यहाँ पर ना क्या हुआ, मान लो एड्रियाटिक सी हम पढ़ते हैं, आप लोगों को शायद होगा कि सर एड्रियाटिक सी हमने तो नहीं पढ़ा, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज मुझे नहीं पता। मेडिटेरियन सी की तो बहुत सारी कंट्रीज थी सर, मैं तो याद ही नहीं कर पाया। पर भैया ब्लैक सी तो पढ़ते हैं सारे या नहीं पढ़ते, कैस्पियन सी तो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि सर ब्लैक सी की तो हमें पता है कि ब्लैक सी के अंदर ये सेकंड वाला ठीक है या गलत है, आप थर्ड के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, और रेड सी भी पढ़ते हैं, तो ये तीनों के बेसिस के ऊपर ही आप नोटिस करोगे कि आपको आपका आंसर अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं था कि आपको पांचों की पांचों स्टेटमेंट पता होती, आप एक या दो को भी एलिमिनेट कर लेते ना, कहीं ना कहीं ब्लैक सी को देख लेते या एसमेसी को, उसके बेसिस पे आपको आपका आंसर मिल जाता। सिमिलरली यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है ना, कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने से क्या फायदे होंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट एक बार देखो, ये कह रहा है कि हम चाइना को ओवरटेक कर देंगे और इंडिया की जो इकोनॉमी का साइज होगा वो इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा। देखो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं ये, ठीक है ना,
एक्सट्रीम स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा उसने स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को बना दिया है। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कहीं न कहीं जो बहुत ही वेग बातें करते हैं या बहुत ही एक्सट्रीम बातें करते हैं, काफ़ी बार वो जनरली वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आप एक बार गलत करो, जैसे ही आप तीसरा स्टेटमेंट गलत करोगे, आप नोटिस करोगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत होगी और आपको आपका आंसर डायरेक्टली मिल गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है? जैसे यूपीएससी 2021 में पूछा गया। अब जैसे आप नोटिस करो, अब पहली स्टेटमेंट आप पढ़ते हो कि सर एक इंडिया में अंदर क्या होता है, एक डोमिसाइल है और एक ही सिटीजनशिप है। अब कंफ्यूजन हो सकती है, हमें सिटीजनशिप का तो पता है कि एक सिटीजनशिप होती है, पर क्या डोमिसाइल भी एक ही होता है? ये डाउट हो सकता है। पर आप सेकंड स्टेटमेंट भी एक बार आओ, यहाँ कह रहा है कि इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो सिर्फ सिटीजनशिप बाय बर्थ ही हो सकता है। कहने का मतलब अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है ना, तो आप बाय बर्थ ही इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। द आंसर इज नो। आप नोटिस करो, ये तो यूएसए में ऐसी चीज होती है, इंडिया में आप सिटीजन होंगे तो दैट इज द एनफ कंडीशन। तो सेकंड स्टेटमेंट आप जानते हो कि गलत हो जाएगी। और सेकंड स्टेटमेंट गलत करते ही ना आप अपने आंसर के करीब पहुंच गए। आपको इतना पता है कि वन पक्का ही पक्का ठीक है, तो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है क्या इंडिया में एक डोमिसाइल है या नहीं है। अगर आपको पता था कि हाँ यार प्रेसिडेंट मतलब बर्थ ही नहीं बाकी चीजों के अंदर भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको पता लग गया कि वन तो पक्का ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट थर्ड को चेक करना है। तो कई बार ऐसे एलिमिनेशन के अंदर ना आप अपने आंसर के करीब काफ़ी पहुंच जाते हो। सिमिलरली जैसे यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पर ना जैसे आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर रहे हो, अब हो सकता था किसी को ब्रिक वाटर रेटिंग के बारे में ना पता होगा, ब्रिक वर्क सॉरी, ठीक है? उसी तरह से इकरा के बारे में हो सकता था ना पता हो। पर आप इतना तो जानते हो कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको आरबीआई नहीं, हमारा सेबी रेगुलेट करता है। और इतना पता होने से ही आपने क्या किया, वन को गलत किया एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है ना? 2 3 काफी टफ स्टेटमेंट थे। एक्चुअल में यूपीएससी चाहता है कि आप इस तरह की एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। क्या आपने बेसिक पढ़ा है? अगर बेसिक पढ़ा है ना तो पहली स्टेटमेंट आपने बिल्कुल पढ़ी है। 2 और 3 तो काफी लोगों को नहीं पता होगी, आई एम वेरी श्योर, पर वन सबको पता होनी चाहिए थी। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक को अपने एग्जाम में लगा सकते हो। उसी तरह से ये एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर आपको कैसे हेल्प करेगा एलिमिनेशन टेक्निक। यहाँ कह रहे हैं नैनो पार्टिकल्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट सेज कि ह्यूमंस के अलावा बनाए जाने के अलावा नैनो पार्टिकल्स नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब देखो ये स्टेटमेंट उसने बता दी कि भैया मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हूँ कि नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते बिल्कुल नेचर के अंदर। क्या ऐसी बात हो सकती है? नहीं हो सकती। तो पहला स्टेटमेंट आप गलत करो, ठीक है ना? तो आपके पास आ गया स्टेटमेंट 3 ओनली या फिर 3 and 2, ठीक है? तो मतलब 3 तो ठीक है। अब सेकंड को एक बार देखो, सेकंड कह रहा है कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड के ऐसे नैनो पार्टिकल होते हैं जो कुछ कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं। अब देखो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है ना? और जनरल स्टेटमेंट अक्सर यहाँ पे ट्रू ही देखने को मिलती है। काफी यहाँ पे ना काफी उसने जनरलाइज कर दिया है स्टेटमेंट को, तो डेफिनेटली ये बात भी देखने से हमें ट्रू लग रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? 2 and 3। तो ऐसे स्टेटमेंट जो बहुत ही एक्सट्रीम है आप उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हो, और कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट जो देखने में हमें ठीक लगते हैं आप उनको डेफिनेटली ट्रू मार्क करते हुए अपने आंसर के करीब पहुंच सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ ऐसे, जैसे आप ये नोटिस करो। अब यहाँ पर मोनाजाइट के बारे में पूछा गया है। अगर आपको नॉलेज है बहुत बढ़िया, नॉलेज नहीं भी है तो एक बार तीसरा स्टेटमेंट देखो। वो कह रहा है कि मोनाजाइट है क्या सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, और तीसरे में कह रहा है कि मोनाजाइट जो है वो नेचुरली अकर करता है इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड। जितने भी इंडिया की पूरी कोस्टल सैंड है, चाहे आप कहीं से भी देख लो, गुजरात की बात कर लो, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह पर एग्जिस्ट करता है। ये क्लियरली आपको ना एग्जामिनर ने हिंट दिया है कि भैया मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट में बन चुका हूँ। तो आप इसको ना स्टेटमेंट पढ़ के ही आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं यार ऐसी चीजें होना बहुत ही लेस लाइकली है, राइट? बाकी चीजें देखो, काफी यहाँ पे जो बाकी बातें करी गई हैं थोड़ी जनरलाइज बातें करी गई हैं, पर थर्ड स्टेटमेंट आपकी काफी एक्सट्रीम है। और जैसे ही आप कहीं ना कहीं अपने थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमनेस, इतना ज्यादा उसने वेग बना दिया है, अकॉर्डिंगली आपका आंसर आपके सामने डेफिनेटली मिल जाता है। और देखो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, 2022 की तो क्वेश्चन है, ये भी है, आप नोटिस कर लो। इसका एक बार देख लो थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वो टैक्सेबल नहीं होते। क्यों भैया टैक्सेबल क्यों नहीं होंगे? ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पे काफी एक्सट्रीम इसने स्टेटमेंट को बना दिया है। तो यहाँ पर भी हो सकता था आपको बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में आइडिया नहीं होता था, बट सिर्फ थर्ड के बेसिस के ऊपर ही आप अपने आंसर तक पहुंच जाते। तो मेरे कहने का देखो पॉइंट वही है। हाँ मैं मानता हूँ कि 100 में से 5 क्वेश्चन आते हैं जिनके ऊपर लिमिटेशन बिल्कुल नहीं लग सकता, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जिन पे ऊपर नहीं लगेगा, पर डेफिनेटली कम से कम 5 10 15 तो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हो जहां पर एलिमिनेशन लगेगा, और जो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के काफी नजदीक हो ना, पर उसको कवर कर पाओगे, उसको क्लियर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एलिमिनेशन टेक्निक को आप यूज करते हो, उसको डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज ही है। ये बस जो एलिमिनेशन टेक्निक है ये आपको कुछ मार्क्स हेल्प कर सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर करवा देगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं।
नॉलेज ही आपकी मेन चीज़ है, पर एलिमिनेशन टेक्निक आपको कहीं न कहीं जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं उनको हेल्प कर सकती है उस बॉर्डर को क्रॉस करके इधर आने की तरफ और कहीं न कहीं अपना जो आपका मेंस का टिकट है ना, इसको अचीव करने के अंदर। गेटिंग द पॉइंट? तो आई होप आपको आज की जो टेक्निक थी अच्छे से समझ आई होगी और जो थोड़ा डर है ना, इसको भी आप अपने दिमाग से निकाल पाए होंगे। ठीक है ना? तो आप मुझे बताना कि ये जो डर है आपके दिमाग से निकला या नहीं निकला, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगानी है, ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में आप बताना। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपने इस टेक्निक को अच्छे से अप्लाई किया, आप बहुत अच्छे मार्क्स कहीं न कहीं लेकर आओगे। आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है ना? एंड आई होप कि आप सभी का अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो। सो फ्रेंड्स, दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।